हेलो डियर स्टूडेंट, दिस इज शोभित एंड आज के वीडियो में हम ये बात करने वाले हैं कि हमारे IMUCD 2023 के लिए डिसेंट रैंक लाने के लिए कितने मार्क्स चाहिए या हमें कितने क्वेश्चन सही करने चाहिए। तो दोस्तों आपको ये तो पता ही होगा कि IMUCD में 200 क्वेश्चन आते हैं जिसमें +1 एंड -0.25 का नेगेटिव मार्किंग होता है। काफ़ी सारे लोग इस पर भी कंफ्यूज थे, तो आई थिंक मैं आपको क्लियर कर देता हूँ कि नेगेटिव मार्किंग है, बिल्कुल है और होता भी है। पिछले 1 साल से ही हो रहा है, लास्ट ईयर से ही स्टार्ट हुआ था और इस बार भी है नेगेटिव मार्किंग। ओके, अब बात ये है कि सर कितने क्वेश्चन करें जिससे हमें एक अच्छी रैंक मिल जाए, या रैंक प्रेडिक्शन क्या होता है, या कट ऑफ कहाँ तक जाता है। तो देखो यार, आपको पता होना चाहिए कि करीब 13-14 हज़ार लोग एग्जाम लिखते हैं और उसमें से 10,000 बच्चों को लास्ट ईयर रैंक दी गई थी। हालांकि जब रैंक सर्टिफिकेट दिया जा रहा था तो रैंक सर्टिफिकेट सबको मिला था, तब तो 13,000 को भी रैंक दी गई थी, लेकिन पिछले साल 10,000 तक रैंक आई थी। तो हम लोग जो बात करेंगे कि 10,000 की रैंक जो है ये किसको मिल सकती है। तो मेरा देखो, मैं आपको बता रहा हूँ, जब हम रैंक के ऊपर काम करते हैं ना, बहुत लोग अगेन लीनियर सोचते हैं। यहाँ पे आपको लीनियर नहीं सोचना है। होता क्या है कि जब हम लोग टॉप रैंक्स की बात करते हैं तो अगर आप 5-5, 6-6 नंबर भी नीचे जाओगे तो भी कम रैंक का ही डिफरेंस आता है। लेकिन जब हम ऐसे आ जाते हैं ना कि 5,000, 6,000 पे आ जाते हैं, उसके बाद अगर आप एक नंबर भी नीचे जाओगे तो भी काफी सारी रैंक का डिफरेंस आता है। ये होता है, तो इस चीज को अपने दिमाग में रखो। तो लास्ट ईयर मैंने कैलकुलेशन किया, मेरे 2-3 स्टूडेंट्स के साथ में मैंने डिस्कस किया, क्योंकि वो डिस्क्लोज तो नहीं करते हैं कि कितने नंबर पे या कितना कट ऑफ गया, बट मैं अपना प्रेडिक्शन आपको बता रहा हूँ। लास्ट ईयर क्या हुआ था कि मेरे 2 स्टूडेंट थे, इनमें से एक का कुछ 95 मार्क्स था जो उसने स्कोर किया था और एक का 96 था। मतलब उसने कुछ 120 क्वेश्चन किए थे जिसमें से 20 क्वेश्चन गलत थे। तो मैंने वो कैलकुलेट किया था कि उसने कितने। तो जब हम यहाँ तक आते हैं कि किसी ने इतना किया होगा और उसके बाद इतने क्वेश्चन गलत हुए होंगे तो उसके कितने मार्क्स आए होंगे, तो मैंने ये रियलाइज किया कि 96-97 के आसपास जिसके मार्क्स से उसकी रैंक 6000 में थी और टोटल 10,000 बच्चे लिए गए। तो मुझे ऐसा लगता है कि जो कट ऑफ रहा होगा वो 80 से 85 के बीच में रहा होगा, या ऐसा भी बोल सकते हैं कि 75 से 80 के बीच में रहा होगा। मतलब इतना ही है कि 80 ±5 आप कर सकते हो, इसी बीच में कट ऑफ गया होगा। तो लोग कट ऑफ जनरली पूछ रहे होते हैं ताकि हम कट ऑफ के लिए प्रिपेयर करें। कभी भी ये काम मत करना। अगर आप कट ऑफ पूछ रहे होते हो और कट ऑफ के लिए प्रिपेयर कर रहे होते हो तो मैं आपको बताऊंगा कि अगर आप यहां तक जाने की प्रिपरेशन कर रहे हो तो आप यहां तक नहीं पहुंच पाओगे, पहुंचोगे यहां तक ही। इसलिए जो प्रिपरेशन होनी चाहिए ना, वो अगर आपको पहुंचना यहां है तो प्रिपरेशन यहां की होनी चाहिए। लाइक अगर आपको 80 मार्क्स चाहिए तो प्रिपरेशन 100 की होनी चाहिए, 100 मार्क्स चाहिए तो प्रिपरेशन 120 की होनी चाहिए, या 120 चाहिए तो प्रिपरेशन 140 की होनी चाहिए। क्योंकि आपको नहीं पता है कि एग्जाम के ड्यूरेशन में क्या मैसअप होगा, क्या चीजें होंगी, कुछ डिफिकल्ट आ जाएगा, कुछ इजी आ जाएगा, तो क्या होगा ये आपको नहीं पता है। इसलिए आप प्रिपरेशन थोड़ी ज्यादा ही करके चलो। अब कई लोग बोलते हैं कि सर हमें तो कंपनी ने सजेस्ट किया कि भैया टॉप 4000 के अंदर आना है, तो टॉप 4000 के अंदर हम कैसे आ सकते हैं। तो देखो, अगर आप टॉप 4000 के लिए जा रहे हो तो मेरा सजेशन ये होगा कि आपको 120 के ऊपर मार्क्स लाने हैं। तो अगर आप ऐसा करते हो कि आप टारगेट करते हो करीब 140 मार्क्स तक, 120 से 140 मार्क्स तक आप लेकर के आते हो तो आपको एक डिसेंट रैंक मिल जाएगी। अगर आप 140 के ऊपर जा रहे हो, 150 तक जा रहे हो तो आपको काफी अच्छी रैंक मिल जाएगी, दैट इज फॉर श्योर। 150 तक जा रहे हो तो आपको काफी अच्छी रैंक मिल जाएगी। लेकिन अगर आपको ऐसा है कि एंग्लो ने बोला है या फ्लीट ने बोला है कि टॉप 4000 में ही रहना है, किसी भी कंपनी ने बोला है, तो मेरा सजेशन ये है कि आप सेफर साइड जाओ 130 से 140 क्वेश्चन के लिए, जो कि बहुत ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। अब आप में से कई लोग बोल सकते हैं कि सर 130-140 क्वेश्चन आएंगे कैसे, हम टाइम मैनेजमेंट कैसे करें, हम क्वेश्चन कैसे जज करें, हम ये। तो देखो, मैंने पहले ही प्रेडिक्शन आपको बता दिया कि कौन से टॉपिक में से क्या क्या पूछा जा सकता है, ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। प्रिपरेशन पूरी आपके हाथ में है। मैं आपको एक बहुत अच्छी चीज ये बता सकता हूं कि आपको एग्जाम के ड्यूरेशन में टाइम मैनेजमेंट कैसे करना चाहिए, और वीडियो यहां से बहुत इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि इसके आगे वाला पार्ट अगर आपने देख लिया तो मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कि अगर आप इस पार्ट को देख करके ड्यूरिंग द एग्जाम आप फॉलो कर गए तो आप डेफिनेटली आकर के मुझे थैंक्स बोलोगे कि सर ये बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन थी। और लास्ट ईयर भी मैंने यूट्यूब पे सेम इन्फॉर्मेशन दी थी और इस इन्फॉर्मेशन की वजह से कई बच्चों ने बहुत अच्छी रैंक अचीव की थी। तो अब बात यह कि हमें इतनी अच्छी रैंक मिल कैसे सकती है। देखो, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, डीपर लेवल की स्टडी है, ये एनालिसिस है। 200 क्वेश्चन आने वाले हैं आपके पास, ठीक है। 200 में से 200 तो करना ही नहीं अपने को अगर अच्छी रैंक चाहिए तो 200 में से हम कितने अटेम्प्ट करेंगे, या तो 150 या फिर 140, ठीक है, इतने अटेम्प्ट करेंगे। तो पहली चीज तो ये क्लियर हो जाती है, क्योंकि लोग दिमाग में ये लेकर के चलते हैं हमें 200 में से 200 करने हैं। 200 में से 200 करना ही नहीं है। आपके पास 180 मिनट का टाइम है, 3 घंटे का टाइम, मतलब 180 मिनट का टाइम है। आपके पास 1 मिनट से कम है टाइम एक क्वेश्चन के लिए। प्रति क्वेश्चन अगर आप देखोगे, प्रति प्रश्न
क्वेश्चन तो 1 मिनट से कम का टाइम है आपके पास। तो अब टाइम मैनेज कैसे किया जाए, ध्यान से सुनना है। जब आप ऑनलाइन टेस्ट लिखने के लिए जाते हो तो आप एक क्वेश्चन से दूसरे क्वेश्चन से तीसरे क्वेश्चन पे स्विच कर सकते हो और वहां से वापस भी आ सकते हो, ठीक है। मैं आपकी एक एवरेज स्पीड मान के चल रहा हूं कि आपकी एवरेज स्पीड एक क्वेश्चन को पढ़ने की है 20 सेकंड, ठीक है। 20 सेकंड में आप पूरा क्वेश्चन पढ़ लेते हो। हर एक पार्ट में, मतलब कि मैथ्स हो या फिजिक्स हो या केमिस्ट्री हो या एप्टीट्यूड हो या इंग्लिश हो, कई सारे क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो आप एक बार में देख करके खत्म कर सकते हो। जनरली पेपर आपका इंग्लिश से स्टार्ट होता है, ठीक है। इंग्लिश का क्वेश्चन बड़ा होता भी नहीं है, उसमें कोई बहुत बड़ी लेंथी चीजें नहीं होती हैं, तो इंग्लिश का क्वेश्चन छोटा ही होता है, जनरली वोकैबुलरी से रिलेटेड होता है। आपको पढ़ने में 15-20 सेकंड, मैक्सिमम 15-20 सेकंड लगेगा। तो अगर हम ये मान के चलते हैं कि आपको, अगर कोई अच्छा बच्चा है जिसको 10 सेकंड लग रहे हैं, तो उसको पूरे 200 क्वेश्चन पढ़ने में कितने सेकंड लगने चाहिए, सोच करके देखो। अगर 200 क्वेश्चन उसको पढ़ने हैं और 10 सेकंड, तो 2000 सेकंड लगने चाहिए। अगर आप 2000 सेकंड को 60 से डिवाइड करके देखोगे तो आपके पास करीब 30 से 40 मिनट का टाइम आता है कि आपको इतना टाइम लगेगा। मतलब पहले 40 मिनट में आप पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू कर लोगे, ठीक है। या अगर ऐसा नहीं हुआ, आपको ज्यादा टाइम लग रहा है, तो ऐसा हो सकता है कि पूरे 1 घंटे में आप पूरा का पूरा पेपर गो थ्रू कर लोगे। तो मेरा सजेशन ये है कि जो पहला 1 घंटा है वो पूरे पेपर को गो थ्रू करने पे लगाओ। आप में से बहुत लोगों को लगेगा कि सर आप ये क्या बता रहे हो, ये बताना चाहिए कि पहला 1 घंटा मैथ्स पे लगाओ, फिजिक्स पे लगाओ। लेकिन मेरी बात ध्यान से सुनो, अगर आप पहला 1 घंटा पूरे पेपर को गो थ्रू करने में लगाते हो, क्योंकि वहां पे एग्जाम में ये मैटर नहीं कर रहा है कि आप मैथ्स कितनी करके आए हो, फिजिक्स कितनी करके आए हो, मैटर ये कर रहा है कि आपके मार्क्स कितने आ रहे हैं, कौन सा पेपर इजी है जिसके क्वेश्चन आपने ज्यादा कर लिए हैं। क्योंकि जो टॉपर होता है वो कोई इजी क्वेश्चन नहीं छोड़ता, और इस पेपर में 60-70% क्वेश्चन ऐसे हैं जो इजी है, जो छुपे हुए हैं, और जनरली हम अपना टाइम बर्बाद करते हैं डिफिकल्ट क्वेश्चन पे। जैसे मेरा मैथमेटिक्स फेवरेट सब्जेक्ट है, तो मैं मैथ्स पे ही पिला रहूंगा कि भाई अभी बहुत करना मैथ्स में, तो ये है वो है, और जिसकी वजह से फिजिक्स छूट जाएगा या केमिस्ट्री छूट जाएगा या एप्टीट्यूड, और बाद में बाहर निकलने के बाद बच्चे पूछते तूने ये किया था, एप्टीट्यूड में तो बहुत आसान था, और तुम रिग्रेट कर रहे हो कि शिट यार मैं तो वहां तक पहुंच ही नहीं पाया। बहुत लोग बीच में फंस के ये काम खराब कर देते हैं। तो मेरा कहना है कि पहले 1 घंटे के अंदर पूरा पेपर गो थ्रू करो। और उसका फायदा क्या है, आपने 1 घंटे के अंदर 200 क्वेश्चन गो थ्रू किए, 200 क्वेश्चन में से मैं आपको गारंटी दे रहा हूं कम से कम 200 क्वेश्चन में से कम 70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे फटाफट आपसे आ जाएंगे, जो सीधे डेफिनेशन बेस्ड होंगे या सीधे फॉर्मूला बेस्ड होंगे, जिसमें आपको दिमाग ही नहीं लगाना है। आप पढ़ोगे और आपको क्वेश्चन पता होगा। इवन कभी कभी ऐसा भी होता है कि डेफिनेट इंटीग्रेशन की प्रॉपर्टी पूछ ली गई कि बताओ प्रॉपर्टी में क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर पूछ लिया गया, न्यूटन्स का सेकंड लॉ ऑफ मोशन पूछ लिया गया, जो सीधे सीधे हैं, जो आपने पढ़ा देखा टिक, पढ़ा देखा टिक। इंग्लिश में तो आपको क्वेश्चन मिलने ही मिलने हैं ऐसे, एप्टीट्यूड में भी ऐसे मिल सकते हैं। हो सकता है एप्टीट्यूड में कुछ कैलकुलेटिव हो, आपको लगे कि नहीं यार इसमें टाइम लगेगा, तो छोड़ दो, फिलहाल के लिए छोड़ दो। हमारा काम क्या, हम तो पेपर पढ़ते जा रहे हैं, और पेपर पढ़ते पढ़ते हम वो क्वेश्चन देख रहे हैं जो डेफिनेशन बेस्ड और खटाक से हो जाएगा। हम लोग केमिस्ट्री में पहुंचे, उसने पूछा कि इसका आइसोमर क्या होगा, देख करके पता चल गया, आइसोमेरिज्म क्या होता है ये पता चल गया, ठीक है। ऐसे करके हमें कई सारे ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे जो सीधे, मैं लिटरली आपको बता रहा हूं, अगर आप ये ट्रिक यूज करोगे तो काम करेगी। 200 में से कम 60-70 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो सीधे फॉर्मूला बेस होंगे और आप खटाखट खत्म करते जाओगे। अब आपने 1 घंटे में जब पूरा पेपर गो थ्रू कर लिया, और सोचो 1 घंटे में आपने 60-70 क्वेश्चन कर लिए, अब आप खुद सोचो कि आप कितना कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे। क्योंकि एग्जाम में अगर आपसे क्वेश्चन 1 घंटे में 10 ही हुए ना तो कॉन्फिडेंस गिर जाता है, लेकिन एग्जाम के पहले ही 1 घंटे में आपने 60 क्वेश्चन कर लिए तो आपका कॉन्फिडेंस उठ जाता है बहुत ज्यादा। अब आपके पास पूरे 2 घंटे बचे हुए हैं, और आपको ये भी आइडिया लग चुका है, और ये दिमाग माइंडसेट पहले से ही बना के जाना, माइंड मेकअप करके जाना कि भैया एक आध पेपर डिफिकल्ट होगा ही होगा। हो सकता है मैथ डिफिकल्ट हो सकता है फिजिक्स डिफिकल्ट हो, तो रोना मत शुरू कर देना कि बड़ा डिफिकल्ट नहीं, एक पेपर कोई डिफिकल्ट होगा ही होगा। और हो सकता है अगर सारे ही डिफिकल्ट हो तो भी परेशान मत हो, क्योंकि डिफिकल्ट है तो सबके लिए, इजी है तो भी सबके लिए, तो परेशान नहीं होना है। आपको सपोज पता चल गया कि इसमें फिजिक्स इस बार बहुत डिफिकल्ट आया है, और फिजिक्स के साथ साथ इंग्लिश भी बहुत डिफिकल्ट आया है, तो अब आपने 60-70 तो कर ही लिए थे। अब आपको फिजिक्स और इंग्लिश अगर बहुत डिफिकल्ट लग रहा है तो आप किस पे जाओगे, आप जाओगे मैथ्स, केमिस्ट्री और एप्टीट्यूड पे। और उसमें इजी क्वेश्चन है, जो ऐसे क्वेश्चन है जो आपने देखे थे, आपको पता था कि भाई इसमें थोड़ी सी कैलकुलेशन करेंगे और आंसर आ जाएगा, तो फोकस उन पे ही करो जो इजी हो। ये मत करना कि यार फिजिक्स डिफिकल्ट है बट मेरा तो फेवरेट है, मैं तो फिजिक्स पे ही जाऊंगा। ये ईगो प्रॉब्लम मत क्रिएट करना, नहीं तो तुम पेपर खराब कर दोगे, ठीक है। तो अगर आप अब आप उसके आगे का टाइम
डिवाइड करो। जैसे अगर मैं रहूंगा तो मैं 1 घंटे में पूरा पेपर गो थ्रू करने के बाद मैं ये देखूंगा कि अब अपने पास मैथ्स के लिए कितना टाइम बच रहा है या फिजिक्स के लिए कितना टाइम बच रहा है और इसमें कितने क्वेश्चन और किए जा सकते हैं, और फिर मैं उसी पेपर पे जाऊंगा और उसी पेपर को सॉल्व करूंगा। जैसे अगर मुझे लग रहा है कि मैथ्स के 50 में से 20 क्वेश्चन हो गए, अभी भी 30 क्वेश्चन बचे, तो मैं 30 मिनट मैथ्स को दे दूंगा। फिजिक्स में मुझे लग रहा है कि 25 हो गए, 25 बचे, मैं 30 मिनट फिजिक्स को भी दे दूंगा। इसी तरीके से मैं एप्टीट्यूड को दे दूंगा। अगर आप ये काम करोगे तो आगे के 2 घंटे में आप कम से कम 70 क्वेश्चन और कर पाओगे। 2 घंटा मतलब 120 मिनट। 120 मिनट में कुछ नहीं करके भी आप 70-80 क्वेश्चन कर लोगे। पहले आपने 70 क्वेश्चन कर लिए थे जो 1 घंटे में आपने देखे थे, और उसके बाद आगे आने वाले 2 घंटे में भी आपने टाइम लगा करके अगर 80 क्वेश्चन कर लिए तो आप अराउंड 150 क्वेश्चन तक बहुत अच्छे से पहुंचोगे। अब अगर आपका 150 में से 10-15 क्वेश्चन गलत भी हो जाता है, देन अगेन इट इज नॉट अ बिग डील, क्योंकि आप अभी भी एक डिसेंट रैंक पे हो। अब इस बात को गांठ बांध लो, और चाहो तो इस वीडियो को कम से कम 3-4 बार सुनना, या नहीं सुनना हो तो इस वीडियो में जो बातें आपको पसंद आ रही है उनको कहीं एक जगह पर लिख लो और उसको अपने सामने दीवार पर टांग लो कि इस चीज को मुझे फॉलो करना है, हर हालत में फॉलो करना है, और आप देखोगे कि आपको रिजल्ट दिखाई पड़ेगा इस ट्रिक के बाद। ओके, ऑल द बेस्ट गाइस।